यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि नर्सिंग करने से क्या एडवांटेजेस हमें मिलती हैं और इसके साथ ही फ्री में क्या डिसएडवांटेजेस मिलती हैं। गाइस, मेरा इस वीडियो में बहुत ही ऑनेस्ट रिप्लाई रहेगा बिकॉज मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ जो कि एम्स दिल्ली में जॉब करती हूँ। मेरे पास दुबई का लाइसेंस है और मैंने ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं छोड़ा है जो कि नर्सिंग बेस्ड हो, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। बट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमें क्या एडवांटेजेस फेस करते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस फेस करते हैं आफ्टर वर्किंग in a cardiac ICU for 5 years and after working 3 years, at least 2.5 to 3 years in the normal general ward. So guys, without wasting any time, let's start the video. सो पर्टिकुलरली जो नर्सिंग है वो हमारे पास 4 साल की है। 4 साल की मेहनत के बाद कहीं जाकर हम लोग अपना जॉब जो है वो ले पाते हैं। तो यहाँ पे पहला जो एडवांटेज है वो यहीं से शुरू हो जाता है कि बीएससी के बाद आपको किसी प्रकार की एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपना एज अ फ्रेशर नॉर्सेट का जो एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा एडवांटेज है जो कि आई डोंट थिंक सो बाकी किसी फील्ड में होता है कि बिना किसी एक्सपीरियंस के भी आपको लिया जा रहा है। नंबर 2 एडवांटेज गाइस ये है कि नॉर्सेट के अलावा एनक्लेक्स जैसे एग्जाम्स के लिए भी आपको किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट एनक्लेक्स दे सकते हैं, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए है आफ्टर बीएससी। नंबर 3 एडवांटेज गाइस स्टार्ट होता है सैलरी पैकेज के साथ। जैसे ही आप नॉर्सेट क्लियर करते हैं, आपको बहुत ही फास्टली अपॉइंट कर लिया जाता है, रिक्रूटमेंट हो जाती है आपकी और उसके बाद आपका जो सैलरी पैकेज होता है नॉर्सेट के बाद दैट विल बी 75,000 पर मंथली, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड डील। सिमिलरली अगर मैं एक और एडवांटेज की बात करूँ तो वो है एनक्लेक्स का, जिसके बाद आपको जो सैलरी पैकेज होता है दैट विल बी अराउंड 3 to 4 लाख रुपीज़। और ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो 4.5 लाख से पैकेज स्टार्ट होता है। और अगर हम बात करते हैं किसी और कंट्री लाइक कनाडा, अमेरिका, तो उनमें यूएस डॉलर्स के हिसाब से और भी ज़्यादा सैलरी पैकेज होता है। चौथी आई थिंक फोर्थ वन एडवांटेज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट इज़ योर वर्क लाइफ बैलेंस। कहीं न कहीं जो ज़िंदगी आपकी बिल्कुल थमी हुई थी, जहाँ पे आप कुछ काम नहीं कर रहे थे, अब आपकी ज़िंदगी में एक आपकी जो लाइफ है उसमें वर्क आ जाता है। कहीं न कहीं आपको काम मिल जाता है, आप एम्प्लॉयमेंट में आ जाते हो और आपके पास खुद की इंडिपेंडेंसी आ जाती है ताकि आप जो करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। और गाइस लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको बेनिफिट मिलता है, एडवांटेज है, दैट इज पर्टिकुलरली योर टैग, दैट इज नर्सिंग ऑफिसर गवर्नमेंट एम्प्लॉय टैग। और गाइस ये टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नर्सिंग ऑफिसर का टैग, इवन मी ऑल्सो, मैं भी एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ और इस नर्सिंग ऑफिसर के टैग से मेरी भी जिंदगी बदली है। तो ये जो नर्सिंग ऑफिसर का जो टैग है वो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है सोशल मीडिया के ऊपर। अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हो, तो ये नर्सिंग ऑफिसर का टैग आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है इन योर सोशल मीडिया लाइफ। सो गाइज ये थे सारे के सारे एडवांटेजेस जो मुझे लगते हैं इंस्टेंट एडवांटेजेस हैं। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कुछ डिसएडवांटेजेस जिसके बारे में ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पे डिस्कस नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं स्टूडेंट्स को हेल्प कर रही हूँ नर्सिंग ऑफिसर बनने में, चाहे वो इंडिया है चाहे वो फॉरेन है। बट स्टिल हम सबको एडवांटेजेस पता होने चाहिए ताकि आपके माइंड में पहले से क्लियर हो चीज़ें कि भाई ये तो उसका प्रोडक्ट मिलना ही मिलना था, ये तो हमें अच्छे के साथ बुरा तो आना ही था। सो लेट मी टेल यू, सो नर्सिंग ऑफिसर बनने का सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है। सो गाइस जो 4 साल की जो डिग्री रहती है, ये डिग्री आपके जो प्रॉपर क्वालिफिकेशन में सिग्निफिकेंटली बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। यानी कि जिस कैडर में आप काम करते हो, जहाँ पे भी आप जॉब करते हो, 4 साल की डिग्री को उस लेवल में नहीं माना जाता है कि क्वालिफिकेशन बहुत टफ क्वालिफिकेशन है। तो पहला डिसएडवांटेज आप वो फेस करने वाले हो कि आपसे ज़्यादा हॉस्पिटल में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं आपसे ज़्यादा भी क्वालिफ़िकेशन वाले लोग आपको वहाँ मिलेंगे, तो कहीं न कहीं आप सुपीरियर जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप कहीं न कहीं इन्फीरियर महसूस करेंगे कि आप जस्ट एक फ्रेशर ग्रेजुएट हैं। नंबर 2, अगर आप बीएससी बीएससी नर्सिंग करने के बाद डायरेक्ट अपॉइंट होते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत कमी आती है। ये इसका दूसरा एडवांटेज है। अगर बीएससी नर्सिंग करने के बाद अगर हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस है, लाइक 4 ईयर अगर रिक्वायरमेंट होती, 5 ईयर रिक्वायरमेंट होती, तो डेफिनिटली you will experience a lot of confidence inside you. But after clearing this BSc exam and after clearing just NORCET, you will not be that much confident. Definitely you gonna face a lot of negative consequences because of that. तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी आपको देखने को मिलती है इस एग्जाम को एकदम से क्लियर करने के बाद। तीसरा जो डिसएडवांटेज है वो है आपके जो कैडर है। हमारा कैडर बहुत लंबा है, लाइक बहुत बहुत ज़्यादा लंबा है।
आप एक बहुत ही बेशक नर्सिंग ऑफिसर सरकारी एक मुलाजिम है आप, और आपका जो ऑरा है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं तब आपको पता चलता है कि नर्सिंग ऑफिसर एक बहुत ही नीचे लेवल का कैडर में बिल्कुल लोएस्ट लेवल है। उसके ऊपर एसएनओ आता है, उसके ऊपर आपकी एएनएस आती है, उसके ऊपर बहुत 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 बड़े कैडर्स चलते चले जाएंगे। इन कैडर की वजह से होता क्या है, आपको अथॉरिटी नहीं मिल पाती है, राइट ऑफ अथॉरिटी उतना नहीं होता है, राइट टू स्पीक उतना नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं आप एक थोड़ा-सा डोमिनेंट नहीं रह पाते हैं। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ स्टैग्नेंट सैलरी। आपका जो सैलरी फ्लक्चुएशन होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। 75 से स्टार्ट किया है, तो आज मुझे 7 से 8 साल हो रहे हैं और मेरा जो पैकेज है वो 1 लाख को टच किया है। यानी 25,000 जो सैलरी पैकेज में डिफरेंस आया है, वो लगभग 6-7 साल के बाद आया है। तो कहीं न कहीं आपकी जो जॉब है वो भी स्टैग्नेंट है, और अभी तक एसएनओ का कोई अता-पता भी नहीं है। एसएनओ तो अब बने ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपने सीनियर्स की बात बताऊँ, जो एसएनओ है तो उनको लगभग 10-15 साल हो चुके हैं, तब जाके वो एसएनओ यानी एक ग्रेड ऊपर आए हैं। तो कहीं न कहीं गाइज़ आपकी जो जो अथॉरिटी है, जो राइट ऑफ अथॉरिटी, राइट टू डोमिनेंसी है, वो कहीं न कहीं बहुत स्लो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के अंदर। क्यों? क्योंकि लोग छोड़ते नहीं हैं जॉब को, तो वो सीट्स जो है वो वैकेंट नहीं होती हैं, वो वैसी ही रहती हैं, तो आपकी जो सीनियॉरिटी है वो बहुत स्लो हो जाती है। लेकिन अगर आप ऐसे हॉस्पिटल्स की बात करें, जो गवर्नमेंट है लेकिन वो नए बने हैं, बिल्कुल न्यू बने हैं, वहाँ पर काफ़ी जल्दी आप एसएनओ बन सकते हैं, एएनएस बन सकते हैं। तो कहीं न कहीं ये डिसएडवांटेज मिलता है। पुराने जो हॉस्पिटल्स हैं जो कि एम्स दिल्ली हो गया या बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स जो अच्छा सैलरी पैकेज देते हैं और साथ में पुराने हैं, मोर कॉम्पिटेंट हैं, प्रेस्टीजियस हैं, उनमें थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एक और डिसएडवांटेज मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ की, वो ये है कि जब आप किसी डॉक्टर को पूछोगे तो उनको हॉस्टल मिलता है, उनको प्रॉपर फ्लैट्स मिलते हैं, लेकिन हमें मिलते हैं फ्लैट्स, हमें एचआरए मिलता है, फ्लैट्स भी मिलते हैं सरकारी, लेकिन वो खाली नहीं होते हैं, क्योंकि सीनियर लोग वहाँ पर रहते हैं, तो आपको मिलने ही नहीं वाले हैं। मिलेंगे भी तो वो पता नहीं कितने सालों के बाद मिलेंगे, या फिर आपकी अच्छी अप्रोच होनी चाहिए। इसके अलावा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है, दैट विल बी योर नाइट शिफ्ट्स। हमें हमें बिल्कुल ऑटोनॉमी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है कि अगर आपको नाइट नहीं करनी है, देन दैट्स ओके। 12 घंटे की शिफ्ट तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आप दिन में भी कर सकते हैं अगर आपको नाइट में नहीं करनी है तो, या फिर आप नाइट में कर सकते हैं अगर आपको दिन में नहीं करनी है तो। लेकिन इंडिया में ये अपॉर्च्युनिटी आपको नहीं मिलती है। जो शिफ्ट लिख दी गई है वो शिफ्ट आपको करनी ही पड़ेगी। हाँ, अगर आपकी एएनएस बहुत अच्छी है, उनका बॉन्ड आपके साथ बहुत अच्छा है, तब आपको कहीं न कहीं थोड़ी-सी रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन 6 नाइटें तो आपको महीने में करनी ही पड़ेंगी। एंड आई नो प्राइवेट में तो और भी बुरे हाल हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो फिर भी लिमिटेड नाइट्स हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें अच्छी हैं, बट स्टिल कहीं न कहीं आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है उसमें डिस्टर्बेंस आपको डेफ़िनेटली देखने को मिलती है, जो कि अगेन एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस काउंट होता है। आप इसे मना नहीं कर सकते। ये है एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। इसके अलावा गाइज़ अगर इन दोनों को ओवरऑल देखा जाए, तो अगर आप बहुत ही लो क्लास फैमिली से हैं, लो बिलो बिलो द पॉवर्टी लाइन हो और आपने नर्सिंग कर ली ऐसे-तैसे, आई थिंक दैट विल बी बेस्ट फॉर यू। और अगर आप अपनी फील्ड में और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप मास्टर्स कर सकते हैं, आप टीचिंग में जा सकते हो, या फिर आप कोई भी प्रकार का सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी लाइफ़स्टाइल शेयर कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी इनकम आ सकती है। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत ही बेस्ट इनिशिएटिव कोर्स है, बहुत ही ज़्यादा बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कुछ सूझ नहीं रहा है क्या करना है, आप बीएससी कर सकते हैं, बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, और इसके डिग्री के अंदर माहिर हासिल करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ जाती हैं, और हर चीज़ के अच्छे और बुरे होते हैं। कुछ लोग अच्छी चीज़ों को ही फ़ोकस करते हैं और बुरी चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते चले जाते हैं। वही टेक्नीक आपको अपनानी है। आपको एटलीस्ट 5 से 6 साल का काम तो करना ही करना है, जिस भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप कर रहे हो, ताकि आपके फंड्स जुड़े, आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग हो, और उसके बाद आपको जो भी आगे चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बिकॉज़ मैं बहुत ही ऑनेस्ट बात करती हूँ अपनी वीडियोस के अंदर, बिकॉज़ मुझे किसी प्रकार का किसी चीज़ को अच्छा नहीं दिखाना है, किसी चीज़ को बुरा नहीं दिखाना है। आपको हर एक चीज़ के दोनों पहलू पता होने चाहिए, ताकि आप हर चीज़ को बस अच्छा ही अच्छा ना समझो, आपको उसका बुरा भी पता होना चाहिए, ताकि आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो उस चीज़ को फेस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।